हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग जब भी पढ़ने बैठे हो। तो बेटा, आई नो कि इट्स टू लेट फॉर दिस वीडियो एंड दैट्स माय फॉल्ट। तो अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से हम पढ़ाई शुरू कर देते हैं जो हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना था हम लोगों को? मार्कर कहाँ गया, एक मिनट। क्या पढ़ना था हमें? अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो ऊपर हेडिंग क्या पढ़ी है? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। क्या लिखा है? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। चलो बात करते हैं सबसे पहले कि किस टाइप का न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स शो करते हैं। याद करो, याद करो। हम ऑटोट्रॉप्स हैं कि हेट्रोट्रॉप्स हैं? वी आर हेट्रोट्रॉप्स ना, हम हेट्रोट्रॉप्स हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते थे? 3 टाइप्स। याद करो पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था हम लोगों ने। कौन कौन से? होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक, है ना। तो हम लोग कौन से किस टाइप के हैं? क्या करते हैं हम लोग? सैप्रोफाइट्स क्या करते थे? खाने को पहले बाहर कुचल लेते थे, मतलब खाने को डाइजेस्ट बाहर कर लेते थे, उसके बाद उसको अंदर अब्जॉर्ब करते थे। क्या हम लोग वो काम करते हैं? हम सैप्रोफाइट्स हैं क्या? नहीं ना, हम ऐसा काम तो नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? हम खाने को अंदर खाते हैं, मतलब कि डाइजेस्ट भी अंदर करते हैं, अब्जॉर्ब भी अंदर करते हैं। और इस टाइप का न्यूट्रिशन कौन सा करता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम लोग क्या हैं? वी आर होलोजोइक। हम कैसा न्यूट्रिशन शो करते हैं? हेट्रोट्रॉप्स में हम क्या हैं? होलोजोइक, यानी कि हम अपने खाने को खा लेते हैं अंदर, डाइजेस्ट भी खाना अंदर होता है, और खाना हमारा अब्जॉर्ब भी बॉडी के अंदर होता है, बॉडी के बाहर कुछ नहीं करना हम लोग को। ठीक है। तो चलो अब देख लेते हैं कि इस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कितने स्टेप्स होते हैं, कितने स्टेप्स में होती है ये न्यूट्रिशन। ठीक है। तो 1 मिनट, 1 मिनट। कुछ नहीं, वो पैर नीचे थोड़ा आ गया था। हाँ, तो इसमें पहला स्टेप क्या होता है? इंगेशन। इंगेशन मतलब खाने को उठाया और खा लिया। यहाँ यूटिलाइजेशन की बात नहीं हो रही। इंगेशन और न्यूट्रिशन में फर्क है। न्यूट्रिशन में हमने कहा था खाने को ऑब्टेन करना और उसको यूटिलाइज करना। इंगेशन में सिंपल खाना उठाया और खा लिया हमने, ये हो गया इंगेशन। अगला स्टेप क्या होता है अपना? डाइजेशन। खाना खाया है तो उसको डाइजेस्ट भी तो करेंगे ना। जब डाइजेस्ट करेंगे तभी तो हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर पाएगी। भाई हम कोई कॉम्प्लेक्स, हमने कोई बड़ी सी चीज खा ली, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हमने इंटेक कर लिया, तो क्या हमारी बॉडी इतनी कैपेबल है कि उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर सके? ऐसा नहीं ना। तो उसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी होता है? सबसे पहले जरूरत होती है कि हम उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक करके उनको टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड करके उनको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में बना दे, ताकि हमारी बॉडी आसानी से उसको क्या कर सके? अब्जॉर्ब कर सके। तो क्या होता है डाइजेशन? द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म, या फिर सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म, कुछ भी कह सकते हो। कॉम्प्लेक्स सी बड़ी सी चीज थी, उसको तोड़कर आपने छोटे छोटे टुकड़े कर दिया, ताकि हमारी बॉडी आसानी से उसको क्या करे? अब्जॉर्ब कर सके। अगला स्टेप क्या है अपना? वही जिसकी बात कर रहे हैं, अब्जॉर्प्शन। फूड डाइजेस्ट हो गया, इसीलिए तो हमने उसको डाइजेस्ट किया ताकि वो अब्जॉर्ब हो सके। छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, अब आसानी से बॉडी क्या करेगी? आराम से उसको क्या करेगी? अब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा? अब्जॉर्ब होने के बाद, फूड अब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? एसिमिलेशन। क्या होता है एसिमिलेशन? खाने को, न्यूट्रिएंट्स को हम क्यों अब्जॉर्ब कर रहे हैं? न्यूट्रिएंट्स क्यों ले रहे हैं? ताकि हमको एनर्जी मिल सके। जो फूड हमने अब्जॉर्ब किया है, अब उसका यूटिलाइजेशन होगा अच्छी तरीके से। अब वो बात आ गई यूटिलाइजेशन वाली। यहाँ पे हमने ऑब्टेन किया था, और स्टेप बाय स्टेप हम फूड को क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे। जो न्यूट्रिएंट्स हमने अब्जॉर्ब किए हैं हमारी बॉडी ने, अब वो उनको प्रॉपर यूटिलाइज करेगी। उनको प्रॉपर यूटिलाइज करके हमें एनर्जी मिलेगी, न्यू सेल्स बनेंगे, न्यू टिश्यूज बनेंगे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? एसिमिलेशन। लास्ट स्टेप क्या है? इगेशन। अब भाई सारा का सारा खाना जो हमने खाया वो मतलब अच्छे से अब्जॉर्ब ही नहीं हो जाएगा ना, उसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मतलब नहीं डाइजेस्ट हो पाएंगी। अनअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, कुछ ऐसा रह जाएगा ना भाई। कोई भी रिएक्शन बॉडी बॉडी के अंदर क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। केमिकल, अब कोई भी रिएक्शन होगी तो रिएक्शन में कुछ तो वेस्ट मटेरियल बनेगा ही ना। तो उस वेस्ट को हम क्या करेंगे? उस वेस्ट को क्या करेंगे? बॉडी में पड़ा रहने देंगे कि चलो बॉडी के किनारे इसको एडजस्ट कर लें? ऐसा तो नहीं कर सकते। मैंने क्या बताया था? एक्सक्रीशन इज ऑल्सो अ लाइफ प्रोसेस। वो भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी खाना खाना है। तो हम क्या करेंगे? उसको बॉडी से बाहर कर लेंगे, और उसके लिए हमने एक टर्म यूज किया है, ईगेशन। ईगेशन टर्म यूज किया है। अच्छा, अब तुरंत बहुत लोगों के दिमाग में आएगा कि मैम ईगेशन क्यों बोल दिया आपने, एक्सक्रेशन क्यों नहीं बोला?
यहाँ पर हम इगेशन शब्द ही बोलेंगे। मेरे एक वन ऑफ माय स्टूडेंट आस्क्ड मी कि मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द टर्म्स, इगेशन और एक्सक्रेशन में क्या फ़र्क है। एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था। तो फ़र्क है बेटा, देयर इज़ क्वाइट डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज टर्म्स, एक्सक्रेशन और इगेशन में फ़र्क है। क्या फ़र्क है चलो देख लेते हैं, क्या लिखा है पहले। हाँ, एक्सक्रेशन में क्या होता है, देखो फ़र्क ये होता है, काम दोनों का वही है, दोनों काम वही करते हैं कि मतलब वेस्ट मटेरियल को बाहर करना दोनों का काम है। फ़र्क ये है कि किस टाइप का वेस्ट मटेरियल आप बाहर कर रहे हो, किस तरीके का वेस्ट मटेरियल बाहर कर रहे हो आप, ठीक है। तो एक्सक्रेशन में क्या होता है कि मान लो सेल के अंदर कोई रिएक्शन हुई, कुछ भी हुआ, तो टॉक्सिक मटेरियल, टॉक्सिक वेस्ट हो गया, मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया, या कोई सब्सटेंस एक्सेस में सिक्रीट हो गई सेल के अंदर, तो उनके रिमूवल को हम बोलते हैं क्या, एक्सक्रेशन। और इगेशन में क्या होता है, यहाँ पर हम स्पेशली अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब्ड फूड की बात करते हैं। अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब्ड फूड यानी कि फीकल मैटर, फीकल मैटर यहाँ पर स्पेशली हम अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब्ड फूड की बात करते हैं। यहाँ एक्सेस में कोई सब्सटेंस सिक्रीट हो गई, या फिर क्या कहते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस, मेटाबॉलिक वेस्ट, इन चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं हम। हेयर वी आर टॉकिंग स्पेशली अबाउट द अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्सॉर्ब फूड, यानी कि हम यहाँ पर स्पेशली फीकल मैटर की बात कर रहे हैं कि इनका रिमूवल वो भी किसके थ्रू, एनस के थ्रू, इज कॉल्ड व्हाट, इगेशन। और दूसरा सबसे बड़ा फर्क कि इगेशन वर्ड इज स्पेशली यूज्ड फॉर एनिमल्स, इगेशन वर्ड जो है स्पेशली एनिमल्स के लिए यूज होता है, ठीक है। एक्सक्रेशन वर्ड दोनों केसेस में, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के केसेस में यूज होगा, क्योंकि हमने देखा कि एक्सक्रेशन में क्या होता है, टॉक्सिक चीजें, मेटाबॉलिक वेस्ट, मतलब हर प्रकार के वेस्ट की रिमूवल को बोलते हैं एक्सक्रेशन। तो वो तो प्लांट्स में भी होगा, एनिमल्स में भी होगा, है ना। और यहाँ पे क्या, इगेशन वर्ड इज ओनली यूज्ड फॉर दी एनिमल्स, मतलब हम अपने केस में इगेशन वर्ड ही यूज करेंगे। अच्छा, मुझे एक बात याद आई, यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा है फीकल मैटर, हेयर इट इज रिटन व्हाट, फीकल मैटर। लास्ट सेशन में एक ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया था मैंने, तो वहाँ पे क्लास 9th के बच्चे थे, उन्होंने मुझसे, मतलब मैंने बोर्ड पे लिख दिया पढ़ाते पढ़ाते फीकल मैटर, तो एक बच्चे ने इसको प्रोनाउंस किया कि मैम फेशियल मैटर, मैम आपने बोर्ड पे फेशियल मैटर क्यों लिखा हुआ है। तो मैंने कहा फेशियल मैटर, मैंने देखा, मैंने कहा नहीं बेटा फेशियल नहीं, ये फीकल मैटर है। तो उन्हें पूछने लगे कि मैम ये क्या होता है, फीकल मैटर क्या होता है। उन्होंने फेशियल फेशियल समझ के ना कुछ और ही समझ लिया था, फेशियल समझ लिया था उसको। और जब बाद में उनको इसका मतलब असलियत पता चली ना कि फीकल मैटर एग्जैक्टली क्या होता है, तो यू कैन अंडरस्टैंड क्या हालत हुई होगी उनकी, है ना। तो आई होप कि आपको फ़र्क पता होगा कि फीकल मैटर क्या होता है और फेशियल मैटर क्या होता है। बहुत बहुत फ़र्क है दोनों चीज़ों में, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना दोनों चीज़ों में। फीकल मैटर क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड, अनअब्जॉर्ब्ड फूड, ठीक है। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे नादान हैं। अब 9th में समझा दिया था, 10th में आए होंगे तो उनको पहले से अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो उनको याद आ जाएगा कि हाँ यार मैं ही था, मैंने ही ऐसी बात बोली थी, है ना। तो उनको अच्छे से याद आ जाएगा कि नहीं यार फीकल मैटर क्या चीज़ होती है। तो चलो इसको फटाफट से कॉपी कर लो और हम आगे बात करते हैं। लो लिख लो जल्दी से। हाँ बेटा, तो चलो फटाफट से देख लेते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, 2 चीज़ों से मिलकर के बना है। ज़्यादा कुछ नहीं यूज़ हुआ है, बस 2 चीज़ों से मिलकर के बना है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन है वो 2 चीज़ें, वन इज एलिमेंट्री कैनाल और दूसरी क्या है, उससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने एलिमेंट्री कैनाल की। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 7 to 9 मीटर लॉन्ग। क्या बात है, कैसी कैनाल है भैया, 7 से 9 मीटर लॉन्ग, मतलब समझ रहे हो कम से कम 20 अप्रोक्सीमेटली, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ लगभग 20 फीट की बात हो रही है, 20 से 25 फीट की बात हो रही होगी। 7 से 9 मीटर, मतलब हम 5 से 6 फुट के लोगों के अंदर इतनी बड़ी एक कैनाल जो है सेट की गई है, इतनी बड़ी एक ट्यूब हमारे बॉडी के अंदर फिक्स की गई है, हमारी बॉडी के अंदर सेट है। क्वाइट अमेजिंग है ना, कितनी मतलब कितने ताजुब की बात है यार, कि मतलब इतनी बड़ी सी कोई पाइप हमारी बॉडी के अंदर एडजस्ट है, किस तरीके से एडजस्ट की गई भाई, कैसा कुदरत का करिश्मा है ये। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था बायोलॉजी कोई सब्जेक्ट नहीं है, कहानियाँ हैं, अमेजिंग फैक्ट्स हैं, इंजॉय करो चीज़ों को, बस फ़र्क है कि आप किस नज़र से उस चीज़ को देख रहे हो, है ना। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक बहुत ही लंबी सी ट्यूब है, बहुत ही लंबी सी ट्यूब है जिसकी हाइट लगभग 7 से 9 मीटर लंबी है ना। अगर फीट के टर्म्स में बात करें तो 15, 20 से 25 फीट की है लगभग, जहाँ तक मेरा अनुमान है, अप्रॉक्सीमेटली 20 या उसके आसपास की है
है ना। मतलब अभी ऐसे इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं कितनी ज़्यादा। तो इतनी लंबी सी एक पाइप है जो शुरुआत कहाँ से होती है, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, हमारे माउथ यानी कि हमारी ब्यूकल कैविटी स्टार्ट्स फ्रॉम आवर माउथ। माउथ बोलो, ब्यूकल कैविटी बोलो या ओरल कैविटी बोलो, वहां से शुरुआत होती है किसकी, अपने एलिमेंट्री कैनाल की। एक हॉलो लॉन्ग ट्यूब होती है जो शुरू होती है अपने ब्यूकल कैविटी से, माउथ से शुरू होती है और ख़त्म कहाँ पर होती है, अपने एनस तक जा करके, वहां तक जाकर के पूरी मतलब एलिमेंट्री कैनाल, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। देखो ब्यूकल कैविटी के बाद आएगा अपना ईसोफेगस, ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप, उसके बाद आएगा अपना स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एक रेक्टम होता है और उसके बाद होता है एनस। ये सब कुछ ब्यूकल कैविटी, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सब किसका किसका हिस्सा है, एक ट्यूब है लंबी सी, उसी ट्यूब को ऐसे ऐसे करके जहाँ जरूरत भी स्ट्रेट है, स्टमक को ऐसे बना दिया गया, स्मॉल इंटेस्टाइन को ऐसे ऐसे क्वाइल्ड कर दिया गया, उसी ट्यूब को क्वाइल वाइल करके पूरा बना दिया गया, क्या, वेरियस ऑर्गन्स बना दिए गए। ये है अपनी एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ पर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है बस, हाँ चलो मैं बता देती हूँ पहले एक चीज़। देखो बेटा, अभी तक जितने भी लेक्चर्स आए थे उनमें मैंने एक एक चीज़ बोर्ड पे लिख दी थी। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा कम थी, लिमिटेड चीज़ें थी। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना सिलेबस में, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिखने के लिए हैं, तो ये इतना पॉसिबल नहीं कि मैं एक एक चीज़ में यहाँ पर बोर्ड में लिखूँ। तो इसका क्या मतलब हो कि मैम आप नोट्स नहीं देंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं, अभी तक पीडीएफ में मैं बोर्ड वाले नोट्स ही लगा देती थी आपको, लेकिन अब जो नोट्स मैंने अपने हाथ से लिखे हैं उन्हीं का पीडीएफ बना करके मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और बेटा बड़ी मेहनत से नोट्स बनाए, मेरे जो लास्ट ईयर के नोट्स थे वो पता नहीं कॉपी नहीं मिल रही थी, हो गई कॉपी। बड़ी मेहनत से बैठ करके पूरा एक एक सब कुछ लिखा है मैंने, बहुत मेहनत की है, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं मेरे हिसाब से, आप भी देख लेना। मतलब मैंने कोशिश तो मेरी यही रही कि मैं अपना बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो नोट्स के लिए परेशान नहीं होना। और एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात मैं आपसे बोलना चाहती हूँ बेटा, अगर आपके पास फ़ोन है ना, तो आई एम श्योर कि आपके पास नोट्स की कमी नहीं है, ठीक है। दुनिया भर का कंटेंट फ़ोन पे, यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह पड़ा है। हम किसी का लेक्चर इसलिए नहीं देखते कि हमें उसके नोट्स मिल जाएंगे, नहीं। लेक्चर देखा जाता है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अगर मैं आपको नोट्स दे दूँ, केवल नोट्स दे दूँ और कह दूँ जाओ पढ़ लो जाके, क्या पढ़ पाओगे? नहीं। अपना फोकस होता है, लेक्चर देखने का पर्पस होता है कॉन्सेप्ट को समझना। और मेरे हिसाब से नोट्स उसी पर्सन के समझ में आते हैं जिसका हम लेक्चर अटेंड करते हैं। समझ में आई बात? तो अपना फोकस होगा चीज़ों को समझने में, अंडरस्टैंडिंग में, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में। लिखना भी टारगेट नहीं है। इस लेक्चर को देखो, जितना मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ, आपको अच्छा लगे तो लिख लो, है ना, अदरवाइज कोई बात नहीं। पूरे आपको मेरे जो अपने हाथ से मैंने नोट्स बनाए हैं वो उनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। यही होगा। अभी मैं आगे डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाऊंगी, वहाँ पर चीज़ों को समझाऊंगी, क्या क्या लिखने बैठेंगे भाई, फिर लिखते लिखते रह जाएंगे, पढ़ाई तो हो नहीं पाएगी, हम लिखते रह जाएंगे। इसलिए समझ लेना चीज़ों को अच्छी तरीके से, लिख लेना, बाद में नोट्स मिल जाएंगे आपको, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। और हाँ, मेरे पिछले लेक्चर में किसी ने कमेंट किया था, आई डोंट नो कौन है वो, उन्होंने बोला था कि मैम क्वेश्चंस दे दिया करो। अच्छा, मैंने भी चीज़ें सोच रखी थी लेकिन नहीं हो पाया मुझसे, तो अच्छा लगा कि किसी ने मुझे सामने से सजेस्ट किया कि मैम ऐसा कर दिया करो। तो इन्हीं नोट्स के साथ मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डाल दूँगी, ठीक है। जितना पढ़ाया है उनके क्वेश्चंस ऑनेस्टली आप कर लेना, सॉल्व कर लेना, ओके। चलो पढ़ाई करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल की बात कर ली हमने। लंबी सी पाइप है 7 से 9 मीटर की, है ना। कहाँ से शुरू होती? माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे जाकर के खत्म होती है। ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज, एवरीथिंग सब किसका पार्ट है? एलिमेंट्री कैनाल का। आगे चैप्टर में यही पढ़ना है। अब बात करते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स। इससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स की बात हो रही है, मतलब कि ये इसका पार्ट नहीं है। ये जो ग्लैंड्स हैं ये एलिमेंट्री कैनाल से नहीं बने हुए हैं, इसका पार्ट नहीं, लेकिन हाँ इसी के इर्द गिर्द रहते हैं। देखो क्या लिखा है, एसेसरी ऑर्गन्स। डायरेक्ट इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है डाइजेशन में, ठीक है, लेकिन हाँ हेल्प करते हैं, उसकी मदद करते हैं। मान लो इतनी बड़ी बॉडी है भाई, है तो बॉडी के अंदर ही ना, है तो बॉडी के अंदर ही। अब डाइजेशन का काम हो रहा है, इतना इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, तो कहते लो भैया हमसे जो बन पड़ रहा हम भी आपकी मदद कर देते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं उनकी किस प्रोसेस में, डाइजेशन के प्रोसेस में कुछ ना कुछ सीक्रेट करके, कुछ कोई एंजाइम दे रहा तो कोई जूस दे रहा, कोई कुछ भी दे रहा, ताकि हमारा डाइजेशन अच्छी तरीके से हो पाए। कौन कौन लोग हैं? सेलिवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास, 4 ग्लैंड्स। सेलिवरी ग्लैंड्स इस वाले पोर्शन में प्रेजेंट है। मैं ये नहीं कह सकती कि इनसाइड दी ब्यूकल कैविटी, नहीं,
आउटसाइड द ब्यूकल कैविटी, अंदर नहीं प्रेजेंट है बट हाँ मुंह के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, अभी आगे बताऊंगी। उसके बाद स्टमक के पास अपना लीवर और उसी के पास है गॉल ब्लैडर, जिसको बोलते हैं पित्त की थैली। आगे बात करेंगे इसकी, घबराना मत अभी से। और अपना क्या, स्टमक के ठीक नीचे प्रेजेंट है पैनक्रियाज। तो ये 4 ग्लैंड्स हो गए, 4 क्या मेनली 3 होते हैं। गॉल ब्लैडर को मैंने इसे लिख दिया है अलग से, बाकी वो लीवर के साथ ही पढ़ा जाता है। तो ये जो ग्लैंड्स हो गए, देखो ग्लैंड्स बॉडी में बहुत सारे हैं, यही 3, इन्हीं को मत समझ लेना कि बस यही ग्लैंड्स हो गए, नहीं। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, लीवर जो है बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। आपको सारी चीज़ें नोट्स में मिल जाएंगी, परेशान ना हो, है ना। जिसका 1 से 1.5 किलो का होता है लीवर का वेट ऐसा होता है। तो ये जो ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स बॉडी में बहुत सारे हैं। ये जो ग्लैंड्स हैं ये डाइजेशन से एसोसिएटेड हैं। किससे? डाइजेस्टिव सिस्टम, अपने डाइजेशन से एसोसिएटेड है, इसलिए हम इनका जिक्र यहाँ पर करेंगे। ओके, तो अब आगे क्या करेंगे, मैं फटाफट से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बना देती हूँ। क्लास 11th की एनसीईआरटी में वन ऑफ द बेस्ट डायग्राम बना, मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। उस डायग्राम को मैं ट्राई करूंगी कि लेक्चर के बीच में या फिर नोट्स में लगा दूंगी। बाकी अभी जितना मुझसे बन पड़ रहा है उतना हम बना देते हैं। और पहले भी बोला है, कोई मेरी ड्राइंग को जज नहीं करेगा। हालांकि मेरी ड्राइंग अच्छी है नो डाउट, बट कई बार नहीं बन पाता है, बोर्ड पे इतना अच्छा नहीं बन पाता है, तो उसको कोई जज नहीं करेगा। आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। ये देखो, चुटकी बजाते ही डायग्राम बन गया, देख लो एक बार। इतना बुरा भी नहीं बना, ठीक ठाक बना है ना। हंसी आ रही होगी कुछ लोगों को, कोई बात नहीं, हंस लो बेटा, सही बन गया। आपको पढ़ने के लिए, समझाने के लिए ठीक ठाक बन गया डायग्राम। और कैसे बना, चुटकी बजा दी और डायग्राम बन गया। पढ़े अब। डाइजेशन के प्रोसेस को समझने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी व्हाई डाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट। क्यों कर रहे हैं हम डाइजेशन, क्या जरूरत है डाइजेशन की जरूरत क्या है डाइजेशन। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म। ऐसा प्रोसेस जिससे कि हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को, जो हम खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, हमारी बॉडी, ये क्या है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, हमारी बॉडी इन बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स को एज इट इज़ इस फॉर्म में अब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो है इन्हीं चीज़ों को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करना। बड़ी सी चीज़ है, इसको नहीं अब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, इसको तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करो, ताकि हमारी बॉडी उसको क्या करे, आसानी से अब्जॉर्ब कर सके। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर अब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड व्हाट, डाइजेशन। डाइजेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं, हमारे फूड के जो कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इन्हीं का डाइजेशन कराएंगे। याद करो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अभी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को तोड़ करके ही हम डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट बनाएंगे। ये बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स है, बॉडी इनको एज इट इज अब्सॉर्ब नहीं कर सकती, इस वजह से इनको तोड़ करके छोटे छोटे फॉर्म्स बनाना पड़ेगा। इस वजह से जरूरी है क्या, डाइजेशन। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ देखो मैंने ऐसे आपको ये बना के दिखा दिया। यहाँ ये क्या है, माउथ यानी कि जब हम मुंह की बात करेंगे, हम यहाँ पर खाना खाएंगे, सबसे पहला काम क्या होगा, फूड इज इंगेस्टेड। हम यहाँ पर खाना तो माउथ में ही खाएंगे ना। माउथ की बात करेंगे तो आप समझ लेना, ब्यूकल कैविटी, ओरल कैविटी एक ही बात है। ब्यूकल कैविटी कहूँ या ओरल कैविटी कहूँ, समझ लेना कि एक ही चीज़ की बात कर रही है। ठीक, खाना कहाँ आ गया, हमारे माउथ में। अब सबसे पहले मैं एक चीज़, गर्मी बहुत है, सबसे पहले एक चीज़ बता देती हूँ कि जो फूड का डाइजेशन होता है ना, यही ब्यूकल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। ये मत सोचना कि खाना स्टमक में जाएगा तब डाइजेशन की प्रोसेस शुरू होगी, नहीं। डाइजेशन मैकेनिकल, केमिकल यहीं से शुरू हो जाता है। चलो बात कर लेते हैं कि जो फूड का डाइजेशन होता है वो दो तरीके से, दो प्रोसेस से अकॉम्प्लिश्ड होता है। वन इज मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड, अनदर वन इज केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल मतलब कि जैसे देखो, दांत हमारे फूड को भी कुचलेंगे, चेप करेंगे, तो कुछ काम हो रहा है ना, तो उसको बोलेंगे मैकेनिकल डाइजेशन। और केमिकल डाइजेशन, लाइक अभी सैलिवरी ग्लैंड क्या करेगी, सलाइवा सिक्रेट करेगी, वो सलाइवा अपना काम करेगी, जो करेगी उसको हम आगे बताएंगे, वो हो जाएगी केमिकल डाइजेशन। जहाँ पर हम किसी एक चीज़ को तोड़ मरोड़ के कोई छोटी सी चीज़ बना रहे हैं, तो वहाँ पे केमिकल चेंज हुआ, तो वो हो जाएगी क्या, केमिकल डाइजेशन ऑफ आवर फूड। चलो बात करते हैं, सबसे पहले क्या होता है ब्यूकल कैविटी में। सबसे पहले क्या होगा, दो मेजर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। वन इज, ये बात तो मैंने बता दी है, मैकेनिकल डाइजेशन भी होगी, केमिकल डाइजेशन भी होगी, दो काम करेगी। ब्यूकल कैविटी में दो मेजर फंक्शंस होंगे। सबसे पहला फंक्शन होगा, एक एक चीज़ को ध्यान से सुनते जाना, एक एक चीज़ आपको नोट्स में लिखी हुई मिल जाएगी। ये पॉसिबल नहीं कि मैं आपको एक एक बात लिखवा दूँ, इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना। जहाँ जो चीज़ लगे कि जल्दी से बोल गई, रिपीट करके देख लेना, ठीक है।
सबसे पहला काम क्या होगा? मैस्टिकेशन ऑफ फूड। सबसे पहला काम होगा फूड को मैस्टिकेट करना। डर मत जाना, मैस्टिकेशन कोई बड़ी बात नहीं, समझ में आ रहा है यार। कुचलना, कुचलना, क्रश करना। और ये काम कौन करेगा? हमारे टीथ। कौन करेगा? फूड को कुचलता कौन है? टीथ। आपको पता है बॉडी की सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस कहाँ पर है? दांतों में। उसका नाम है इनेमल। इनेमल इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, सबसे हार्ड पार्ट क्या है? दांत ही होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो फूड को मैस्टिकेट कौन करेगा? हमारे दांत करेंगे। चलो थोड़ा सा टीथ के बारे में बात कर लेते हैं। जनरली एक एडल्ट ह्यूमन में 32 दांत होते हैं, लेकिन अभी मेरे अंदर 28 हैं। तो जब मेरे पास 28 हैं तो आपके पास कहाँ से 32 हो जाएंगे? है ना, आपके पास भी जाहिर सी बात क्या है, 28 ही दांत होंगे। अरे बहुत लोग को मैंने देखा, पता, शादी हो जाती, बच्चे हो जाते, बच्चों के दूध के दांत निकल रहे होते हैं, तब जाके उनके जो है ये जो आखिरी के जो दांत होते हैं, क्या बोलते हैं उनको? मोलर्स। 4 टाइप के दांत होते हैं ना, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। चलो इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको, कोई बात नहीं। जो गांव में क्या बोलते हैं, मतलब दाढ़ वगैरह बोलते हैं हम लोग के यहाँ, आप लोग के यहाँ जो भी बोलते हैं, है तो बाद में मतलब शादी वादी हो जाती है तब निकल रहे होते हैं। अरे उसका एक टाइम होता है, मतलब बोलते हैं कि 25 से 30 की एज के बीच में निकलते हैं। मान लो किसी की शादी 20 साल में हो गई, 22-23 तक उनके बच्चे भी हो गए, तो कहाँ से उनके वो दांत निकल आएंगे? है ना, एक अपने टाइम पे आके निकलेंगे, बड़ा इशू नहीं है। ये बात हो गई दांतों की। और एक और कि जैसे बचपन में हमारे जिनको बोलते हैं कि दूध के दांत हैं, टेम्परेरी मिल्क टीथ, या फिर उनको डेसिडियस टीथ भी बोलते हैं, बड़े होते होते वो रिप्लेस हो जाते हैं अपने परमानेंट टीथ जो कि हमारे पास हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो 4 दांत नहीं है वो है कौन से? मोलर्स। 4 टाइप के होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो हम लोग के पास क्या नहीं है अभी? मोलर्स नहीं है अपने पास, बाकी सारे हो गए। तो पहला स्टेप क्या हो गया? मैस्टिकेशन ऑफ फूड, जिसको किसने किया? मतलब खाने को चेव करना, उसको कुचलना। ठीक है, कुचल के छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको बना देना। ये काम किसने किया? टीथ ने किया, दांतों ने किया। दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट काम है? फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलोइंग। फैसिलिटेशन मतलब समझ में आ रहा है? किसी को सुविधा देना, किसी को सुविधा देना। और ये काम कौन करेगा? टंग करेगी। कौन करेगा? हमारी जीभ करेगी। जीभ क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है, वॉलेंट्री है, हमारे कंट्रोल में होता है, हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब आउट ऑफ कंट्रोल है, हमारे कंट्रोल में है। इसके ऊपर देखो छोटे छोटे बर्ड्स टाइप के प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे, आपको डॉटेड स्ट्रक्चर समझ में आते होंगे। वो क्या होते हैं? उनको बोलते हैं हम टेस्ट बर्ड्स। तो हमारे टंग में कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं? गस्ट्रेटरी रिसेप्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टिंग द फूड। 2 काम, पहला काम फूड को मैस्टिकेट किया गया, कुचला गया, तोड़ा मरोड़ा गया। दूसरा काम फैसिलिटेशन ऑफ स्वलोइंग। पहला काम दांतों ने किया, दूसरा काम किसने किया? हमारी टंग ने किया। स्वलोइंग मतलब खाने को हम धक्का देंगे, खाने को पुश किया जा रहा है। मतलब सुविधा, फैसिलिटेशन मतलब सुविधा दे रहे हैं उस चीज़ में, उस चीज़ में सुविधा दे रहे हैं। और ये सुविधा कौन दे रहा? हमारी जीभ दे रही, ताकि हमारा खाना पुश होकर के क्या करे? आगे बढ़े। भाई फूड में ही थोड़ी नहीं पड़ा रहेगा, आगे बढ़े। अब मैंने बात की थी कि मैकेनिकल डाइजेशन भी होगा, केमिकल डाइजेशन भी होगा। तो मैकेनिकल डाइजेशन क्या हुआ? देखो हमने खाने को अपने दांतों से कुचला, ये क्या है? मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है, मैकेनिकल कुछ काम हुआ। केमिकल डाइजेशन क्या होगी? अब मैं बताती हूँ व्हाट इज केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। तो देखो हुआ क्या? सेलिवरी ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड, भाई सेलिवरी ग्लैंड के 3 पेयर होते हैं। नाम मैं बता दे रही हूँ, बट कोई याद नहीं करेगा इन नामों को, वरना पिटाई हो जाएगी। आपको नाम बिल्कुल नहीं याद करना, वरना बताऊंगी नहीं मैं। चलो बता देते हैं, याद मत करना लेकिन, ठीक है? डरना, फालतू परेशान नहीं होना। देखो सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर जो कि हमारे लोअर जॉ के नीचे प्रेजेंट होते हैं। पैरोटिड्स जो कि हमारे चिक्स के पास प्रेजेंट होते हैं। सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर, पैरोटिड्स, इसी तरीके के हमारे 3 पेयर होते हैं सेलिवरी ग्लैंड्स के। एक सबलिंगुअल्स भी होता है, इसीलिए कह रहे हैं याद नहीं करना, बस सुन लिया यही बहुत है। ठीक, तुम इतना याद रखो, सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड क्या करते हैं? सलाइवा को सिक्रीट करते हैं। और पता, हम खाने को, इसलिए लोग बोलते हैं खाने को ज़्यादा से ज़्यादा कुचल के खाना चाहिए। खाने को हम जितना ज़्यादा चेव करेंगे, जितना मैस्टिकेट करेंगे, उतनी ही सलाइवा सिक्रीट होगी। सेलिवरी ग्लैंड क्या करेंगे? सिक्रीट करेंगे क्या? सलाइवा। और उस सलाइवा में इंजाइम होती है जिसका नाम होता है सेलिवरी अमाइलेज। एक और एंजाइम होती है लाइसोजाइम,
वो भी प्रेजेंट होती है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वो जो जूस जो सलाइवा सिक्रेट होती है उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, बट मेनली किसकी बात करनी है, सेलिवरी अमाइलेज की। सेलिवरी अमाइलेज को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। जहाँ कहीं भी अमाइलेज की बात होगी समझ जाना कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए एंजाइम में भी, पैंक्रियाज में पैंक्रियाटिक अमाइलेज की बात होगी, वहां भी मतलब किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए। ठीक है, अब ये एंजाइम क्या करेगी, केमिकल डाइजेशन भी तो हो रहा है ब्यूकल कैविटी में। तो केमिकल डाइजेशन मतलब क्या, अब हम स्टार्ट कर देंगे अपना कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। चलो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना हम चालू कर देंगे। तो खाना किस फॉर्म में था, स्टार्च, स्टार्च ही तो होती है। क्या है स्टार्च, व्हाट इज स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप्स, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। तो स्टार्च क्या है, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। पॉलीसैकेराइड बहुत से सैकेराइड से मिलकर के बना हुआ है क्या, स्टार्च। तो सेलिवरी अमाइलेज जिसका पीएच होता है 6.8 यानी कि स्लाइटली एसिडिक होता है। 7 से नीचे है तो इतना अंडरस्टूड है भाई, 7 से नीचे वाले एसिडिक होते हैं, 6.8 है तो स्लाइटली थोड़ा सा एसिडिक है। सेलिवरी अमाइलेज की प्रेजेंस में हमारी 30% स्टार्च कन्वर्ट हो जाती है किसमें, माल्टोज में। माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड, दो शुगर से मिलकर के बना है। ग्लूकोज क्या है, लेकिन हमें अल्टीमेट क्या करना, हमको कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज बनाना है। हमारा टारगेट क्या है, डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट माल्टोज नहीं है, डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट है क्या, ग्लूकोज। हमें कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके क्या बनाना है, ग्लूकोज बनाना है उसको हमें। ठीक है, लेकिन माउथ में क्या होता है, स्टार्च ब्रेक होता है सेलिवरी अमाइलेज की प्रेजेंस में और बन जाता है क्या, माल्टोज। माल्टोज होता है डाइसैकेराइड, स्टार्च होता है पॉलीसैकेराइड। अब इसी माल्टोज को हम तोड़ करके ग्लूकोज बनाएंगे, जो कि क्या होता है ग्लूकोज, मोनोसैकेराइड, विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। और फाइनली हम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके क्या बना लेंगे, ग्लूकोज। ये काम होगा, देखो ब्यूकल कैविटी में स्टार्च को तोड़कर हमने माल्टोज बनाया, यानी कि पॉलीसैकेराइड को तोड़ करके हमने डाइसैकेराइड बना दिया। अब माल्टोज को तोड़ करके ग्लूकोज बनाएंगे हम कहाँ पर, आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, ब्यूकल कैविटी का इतना काम हो गया, ब्यूकल कैविटी में जितना काम होना था उतना काम हो गया, स्टार्च टूट करके बन गया क्या, माल्टोज। ओके, तो अब बात करेंगे ब्यूकल कैविटी में एक टर्म एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं बोलस। बोलस क्या है, क्या है बोलस, सेमी सॉलिड फॉर्म ऑफ फूड। फूड का सेमी सॉलिड फॉर्म, फूड का सेमी सॉलिड फॉर्म। हमने फूड को मतलब ऐसे सॉलिड फॉर्म में हमने उसको खाया, अब तोड़ा गया, कुचला गया, उसमें सलाइवा मिक्स हुई है ना, जूसेस मिक्स हुए, सब कुछ मिक्स होकर के क्या, एक देखो म्यूकस भी सिक्रीट होती है, वो क्या करती है, थोड़ी सी मतलब लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस है ना। अब जैसे मान लो खाना हमने खाया, छितरा बितरा फैला पड़ा है, अब हमें खाने को क्या करना है भाई, आगे से एक इस पाइप में डालना है ना, तो क्या करेंगे, खाना ऐसे छितरा बितरा फैला पड़ा रहे, नहीं ना, उसको क्या करेंगे, एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। तो म्यूकस, सलाइवा ये सब मिलकर के खाने को एक बॉल जैसा शेप दे देंगे, उसको हम बोलते हैं सेमी सॉलिड फॉर्म होता है, जिसको बोलते हैं बोलस, है ना। बॉल जैसे शेप, सेमी सॉलिड फॉर्म ऑफ फूड, उसको क्या बोलते हैं, बोलस। क्या बोलते हैं उसको, बोलस बोलते हैं। ठीक है, बोलस कहाँ बन जाता है, बन जाता है वो ब्यूकल कैविटी में। ओके, एक एक पॉइंट आपको नोट्स में मिल जाएंगे, कुछ एक आधी बात ना मिले तो भैया माफ कर देना, हो सकता है पढ़ाते टाइम कुछ एक्स्ट्रा बोल दिया हो या फिर कुछ ना पढ़ाया हो, नोट्स में मिल गया हो, है ना, तो उसके लिए इतना बुरा मत मानना। चलो आगे बढ़ते हैं, बोलस का क्या होगा। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ये देखो मैंने यहाँ सर्कल करके क्या लिखा है, ये देखो सर्कल करके क्या लिखा है, फेरिक्स। क्या है फेरिक्स, फेरिक्स इज द कॉमन पासेज ऑफ फूड एंड एयर। फेरिक्स इज द व्हाट, कॉमन पासेज, फेरिक्स इज द, 1 मिनट, क्या लिखा मैंने, फेरिक्स इज द कॉमन पासेज ऑफ फूड एंड एयर। मतलब देखो हम चाहे खाना खाएं या सांस लें, खाना खाने के लिए अभी हम क्या करते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, सांस कहाँ से लेते हैं, नॉस्ट्रल से लेते हैं। अभी तो हम अलग अलग चीज़ों से कर रहे हैं, लेकिन अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ से चाहे हम खाना खाएं चाहे हम सांस लें, ये एक कॉमन पासेज है कि यहाँ पर दोनों चीज़ें आएंगी। क्या होगा, यहाँ पे दोनों चीज़ें आएंगी। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा भाई, अब हम खाना खा रहे हैं तो भी इस जगह आ रहा, सांस ले रहे हैं तो भी इस जगह आ रहा। इस जगह से 2 पाइप्स लगी होती है, इस जगह से 2 पाइप्स लगी होती है, एक पाइप लगी होती है पीछे की साइड जिसका नाम है क्या, फूड पाइप, जिसका नाम, देखो मैं ऐसे खड़ी हो जाती हूँ,
आगे एक पाइप यहाँ से निकली हुई है आगे की तरफ, इसके बारे में हम बात, इस पाइप का नाम है विंड पाइप, साइंटिफिकली इसको ट्रैकिया बोलते हैं। इस पाइप के बारे में हम बात करेंगे कहाँ पर, अपने जो अगला लाइफ प्रोसेस है दैट इज रेस्पिरेशन, वहां पर हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, फूड पाइप के बारे में। फूड पाइप को हम साइंटिफिकली बोलते हैं क्या, ईशोफेगस। और देखो आगे की साइड ट्रैकिया जो अपना रेस्पिरेशन वाला सिस्टम है ना वो आगे की साइड है, और जो ईशोफेगस है पोस्टीरियरली लोकेटेड है, बैक साइड है, इसलिए मैंने इसको आगे बनाया, इसको पीछे बनाया। अच्छा अब देखो, अगर कोई एक जगह से दो पाइप्स निकली हुई हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कि मान लो हमने खाना खाया और क्या पता खाना इस पाइप में चला जाए, क्या पता खाना जो है इस पाइप में चला जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। इस वजह से घर वाले क्या बोलते, मतलब अक्सर सुना होगा कि भाई खाते वक्त बात नहीं करनी है, खाते वक्त बात नहीं करनी बिल्कुल भी आपको, ठीक। फिर भी देखो हमारी बॉडी ने इतना सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को बना रखा है ना कि मतलब हर चीज़ की व्यवस्था अंदर की गई है। इसका नाम क्या है, ट्रैकिया, मतलब विंड पाइप। और विंड पाइप की एक ओपनिंग होती है, मान लो कि जैसे ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया की ओपनिंग, इस ओपनिंग का नाम है ग्लॉटिस। इसके बारे में आगे बात रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे तब सब नाम हम लिखेंगे। इसका नाम क्या है, ग्लॉटिस, इसका नाम होता है ग्लॉटिस। ओपनिंग ऑफ विंड पाइप इज कॉल्ड ग्लॉटिस। जिस वक्त हम खाना खा रहे होते उस वक्त ये ओपनिंग कवर होती है किससे, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस क्या करता है, विंड पाइप का जो मुंह होता है उसकी जो ओपनिंग होती है उसको कवर कर लेता है। किस लिए कवर करता है, ताकि हमारा जो खाना है वो इस पाइप में ना जा पाए, हमारा खाना इस पाइप में ना जाए जबकि यहीं पर आ जाए, कहाँ पे आ जाए, जहाँ पे उसको जाना चाहिए, यानी कि फूड पाइप। क्या होता है, इपीग्लॉटिस कवर कर लेता है ग्लॉटिस को। ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। विंड पाइप को साइंटिफिकली हम ट्रैकिया भी बोलते हैं, ठीक है। आई नो बेटा पहली बार पढ़ रहे हो ये सारे टर्म्स, ईसोफेगस, ग्लॉटिस, इपीग्लॉटिस, आपके लिए टिपिकल होगा, एक ही बार में चीज़ें नहीं आ जाती। लेक्चर को रिपीट करके भी देख सकते हो, बार बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो ग्लॉटिस को कौन कवर कर लेता है, इपीग्लॉटिस, ताकि हमारा खाना जो है वो फूड पाइप में ही जाए। फूड पाइप को हम साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, ईशोफेगस। ओके, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, थोड़ा रिलैक्स कर लो। तो आगे बात करते हैं कि हमने अपना क्या बनाया था, बोलस। अब बोलस कहाँ जाएगा, बोलस यहाँ पे आ गया फेरिक्स में, और फेरिक्स से सीधे कहाँ पर आएगा, फूड पाइप में आ जाएगा, फूड पाइप में आ जाएगा। यहाँ पर एक मूवमेंट होता है, यहाँ पर एक मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट का नाम है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। देखो फिर एक नया शब्द आ गया, फिर घबरा जाओगे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है, एक एक चीज हम एक्सप्लेन, मैंने क्या बताया, लेक्चर क्यों अटेंड करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। एक एक चीज हम बता रहे हैं ना, जहाँ ना समझ में आए नीचे कमेंट करके पूछ लेना कि मैम समझ में नहीं आएगा, बाकी आई होप कि ढंग से देख लोगे तो समझ आ जाएगा। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्ट हो रही चीज रिलैक्स हो रही, अप एंड डाउन मूवमेंट, खाने को धक्का दिया जा रहा है। भाई पाइप है ना, वो एक पाइप है ना, तो पाइप से क्या हो रहा है, खाने को मतलब पुश एंड पुल, पुश हो रहा है मेनली, खाना क्या हो रहा है, पुश किया जा रहा है उसको, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, अप डाउन, धक्का मुक्की चल रही है खाने को नीचे भेजने के लिए। तो उससे क्या होगा, खाना आगे बढ़ा और आएगा कहाँ, अपने स्टमक में। उसके पहले देख लो भाई, उसके पहले देखो, फूड पाइप और स्टमक के बीच में एक दरवाजा लगा है, फूड पाइप और स्टमक के बीच में एक दरवाजा लगा है, इस दरवाजे का नाम है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। क्या नाम है इसका, लेट मी राइट, ये देखो लिख दिया मैंने। इस दरवाजे का नाम क्या है, गैस्ट्रो स्टमक के लिए वर्ड यूज किया गया, ईसोफेजियल ईसोफेगस के लिए यूज किया गया, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ये शब्द याद रखो क्योंकि एनसीईआरटी में स्फिंक्टर वर्ड लिखा है। मस्कुलर शेप की, रिंग शेप की मसल होती है, एक तरीके से दरवाजा होता है, किसके बीच में लगा है, ईसोफेगस, फूड पाइप और स्टमक के बीच में। अभी ऐसे ही दरवाजों की बात, इस टाइप का एक दरवाजा और मिलेगा आपको, इसलिए मैंने बता दिया है, ठीक है। कई कई जगह इसका नाम ना, आपकी जो स्कूल में बुक चलती होगी, रेफरेंस बुक वगैरह में देखना, वहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर भी लिखा होगा, तो बता देते हैं थोड़ा सा। किसी को याद नहीं करना, ये पूछा नहीं जाएगा, थोड़ा सा मैं एडिशनल भी ले रही हूँ इसमें। मैं बता देती हूँ कि इसको कार्डियक स्फिंक्टर क्यों बोला गया। देखो अपना जो स्टमक होता है ना, स्टमक के बेटा 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर वाले पोर्शन का नाम होता है फंडस, बीच वाले का नाम होता है कार्डियक, और लास्ट वाले का नाम होता है क्या, पाइलोरिक। लिखवा इसीलिए नहीं रहे क्योंकि जरूरी नहीं है, जिसको समझ आए समझ लेना, जिसको नहीं समझ में आए काम की बात देख लेना।
आप इतना याद रखो कि यहाँ पर स्फिंक्टर नाम का एक दरवाजा प्रेजेंट होता है फूड पाइप और स्टमक के बीच में। जिसको ज्यादा समझ में आ रहा है वो समझ लो। तो इसका नाम कई कई जगह कार्डियक स्फिंक्टर भी लिखा होता है। किस वजह से? क्योंकि ईसोफेगस खुलती है कार्डियक पोर्शन में। ऊपर का पोर्शन फंडस हो गया, बीच का पोर्शन कार्डियक, लास्ट वाला पाइलोरिक। जो ईसोफेगस फूड पाइप है वो सीधे कार्डियक पोर्शन में आके खुलती है। इस वजह से इसका नाम कई बार कार्डियक स्फिंक्टर भी लिखा हुआ होता है। समझ में आई बात? सॉरी। तो जो अब बताओ भाई स्टमक में क्या होगा, समझ लो एक बार। जितना कुछ मैंने बोला उसको दोबारा से सुन लो और समझ लो। मैं भी थोड़ा रिलैक्स कर लेती हूँ, थक गई हूँ। चलो भाई आगे बात करते हैं। अपना खाना कहाँ पर आ गया? स्टमक में आ गया। स्टमक में भी, स्टमक क्या है? जे शेप का स्ट्रक्चर है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। तो स्टमक कहाँ लोकेटेड है? अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। इस कैविटी, ये कैविटी थोरेसिक होती है, नीचे वाली कैविटी होती है एब्डोमिनल। अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में क्या है? स्टमक लोकेटेड है। यहाँ पर भी वही काम होता है, मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है, केमिकल डाइजेशन भी होती है। मैकेनिकल डाइजेशन कैसे होती है? खाना आता है, अब स्टमक की ये किनारे जो बॉल्स हैं, स्टमक की बॉल्स हैं, ये कुछ जूसेस सिक्रेट करती हैं। तो क्या करेंगी? कुछ जूस वगैरह सिक्रेट करती हैं। तो फूड जो होता है इन्हीं जूसेस के साथ मिक्स होकर के एक चर्निंग मूवमेंट करता है। चर्निंग मूवमेंट यहाँ पे मैकेनिकल प्रोसेस होगा एक तरीके से। तो ये हो गया मैकेनिकल डाइजेशन। स्टमक के जूस के साथ मिक्स होकर के खाना चर्निंग मूवमेंट करेगा, ये हो जाएगा मैकेनिकल डाइजेशन। अब हम बात कर लेते हैं केमिकल डाइजेशन की। हाउ केमिकल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन आवर स्टमक। तो देखो स्टमक की जो अंदर वाली लेयर होती है ना, म्यूकोसा लेयर, म्यूकोसा लेयर होती है एक एलिमेंट्री कैनाल की सबसे अंदर वाली लेयर है। तो म्यूकोसा क्या करती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करते हैं? गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं उनको हम। वो जूस तीन चीजें सिक्रेट करते हैं, एक तो म्यूकस, दूसरा पेप्सिनोजन नाम की एंजाइम है, और थोड़ी सी लाइपेज एंजाइम भी सिक्रेट कर देती है। और क्या करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रेट करते हैं। म्यूकस, पेप्सिनोजन, थोड़ी सी लाइपेज और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और कुछ फैक्टर्स होते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, विटामिन B12 को अब्सॉर्ब करने का काम करते हैं। ये फैक्टर्स भी सिक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक जूस। तीन चीजें याद रखना, म्यूकस, पेप्सिनोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, आइए बताते हैं एक एक काम। सबसे पहले हम बात करेंगे पेप्सिनोजन और HCl की बात। देखो पेप्सिनोजेन बोल रही हूँ, जितनी एंजाइम में जेन लगा रहेगा इसका मतलब क्या है? वो एंजाइम अभी इनएक्टिव है। उसको एक्टिवेट होने के लिए किसकी जरूरत है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। HCl की प्रेजेंस में ही पेप्सिनोजेन एक्टिव होकर के क्या बनेगा? पेप्सिन बनेगा। ओ माय गॉड, आई फॉरगॉट टू यूज माइक, जस्ट वेट फॉर। जल्दी जल्दी में ना माइक यूज करना भूल गए थे बेटा, थोड़ी देर के लिए कंप्रोमाइज कर लेना यार, ईयरफोन वगैरह लगा लेना। बाकी तो वॉइस सही रहती है, इतना भी कुछ कम नहीं आती। चलो आगे पढ़ते हैं, दिमाग से उतर गई बात। क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे? पेप्सिनोजेन को एक्टिव कैसे? हाँ पेप्सिनोजेन। तो पेप्सिनोजेन अभी है तो क्या है? इनएक्टिव है। और HCl की प्रेजेंस में पेप्सिनोजेन बन जाएगा पेप्सिन। पेप्सिनोजेन इनएक्टिव है, पेप्सिन क्या है? एक्टिव हो जाता है। अब पेप्सिन एंजाइम क्या करेगी? प्रोटीन को डाइजेस्ट कराएगी। अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करा रही थी? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करा रही थी। पेप्सिन एंजाइम किसको डाइजेस्ट कराएगी? प्रोटीन को डाइजेस्ट कराएगी। PP से याद रखना। और थोड़ी सी स्मॉल क्वांटिटी में लाइपेज एंजाइम भी सिक्रीट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक जूस के द्वारा। लाइपेज क्या करेगी? अब कौन बचा भाई? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, प्रोटीन का डाइजेशन होगा, अब और कौन बचा? फैट। तो लाइपेज क्या करेगा? फैट को डाइजेस्ट कराएगा। किसको डाइजेस्ट कराएगा? फैट को डाइजेस्ट कराएगा। बिल्कुल परेशान मत हो, इसको रफ करने के बाद ये जो जितने डाइजेशन वाले जो स्टेप्स है ना, एक एक स्टेप मैं लिख दूंगी, उसको दोबारा से हम समझ लेंगे इसको रफ करने के बाद। ठीक है, तो क्या करेगी पेप्सिन? क्या करेगी पेप्सिन? प्रोटीन को तोड़ करके बना देगी प्रोटीओज या फिर पेप्टोन्स। अब कह दो ये क्या चीज है? देखो एक प्रोटीन बनता है 20 अमाइनो एसिड से मिलकर के। तो अब जैसे आप प्रोटीन को, तो हमें अल्टीमेटली प्रोटीन को तोड़ के अमाइनो एसिड बनाना है। अब तुरंत तो वो टूट नहीं जाएगी ना एक ही बार में, एक ही स्टेप में टूटेगी नहीं। तो पेप्सिन की प्रेजेंस में प्रोटीन बनेगी क्या? प्रोटीओज। प्रोटीओज क्या? डीनेचर्ड फॉर्म ऑफ प्रोटीन, थोड़ा सा टूटा हुआ पार्ट है ना। एक मतलब अर्ली स्टेज है प्रोटीन की। प्रोटीन बनने के जस्ट पहले की स्टेज क्या है? थोड़ा सा टूटा हुआ पार्ट क्या है हो जाता है?
पेप्टोन, इसको क्या बोलते हैं हम, पेप्टोन बोलते हैं। स्टमक में इतना ही काम होता है, प्रोटीन पेप्सिन की प्रेजेंस में बन जाती है पेप्टोन्स या फिर प्रोटीओज बोलते हैं। अब बाकी प्रोटीओज पेप्टोन्स पूरी तरीके से टूट करके अमाइनो एसिड बनेंगे कहाँ, अपने अगले हिस्से में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। 1 मिनट। तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, एक तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन बना देता है, इनएक्टिव को एक्टिव कर देता है। दूसरा इसका काम क्या है, फूड को इन्फेक्टेड होने से बचा लेता है। एसिडिक रहता है ना, तो फूड इन्फेक्टेड ना हो जाए, इस चीज़ से भी फूड को वो प्रिवेंट करता है। अब देखो स्टमक का पीएच कितना होता है, 1.8, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वैसे भी कितना कंसेंट्रेटेड, कितना एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्टमक की जो अंदर वाली लाइनिंग्स है उनको खतरा भी तो है, उनको डैमेज होने का भी तो खतरा है HCl से। तो गैस्ट्रिक जूस ने म्यूकस सिक्रीट किया था, इसीलिए सिक्रीट किया था। म्यूकस प्रिवेंट करेगा स्टमक की अंदर वाली लाइनिंग्स को, किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अच्छा, एक चीज़ सुनी होगी, बहुत लोग कहते होंगे कि भाई हमको एसिडिटी हो गई। कैसे हो जाती है एसिडिटी, जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेस में सिक्रीट हो जाता है। एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नॉट प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ इट, इसका प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया गया तो क्या हो जाएगा, कोई चीज़ भी एक्सेस में हो यार नुकसानदायक होती है ना, किसी भी चीज़ की अति होती खराब हो जाती, खराब करती है हमको, तो क्या हो जाएगा, हमें एसिडिटी हो जाती है, इनो वगैरह हमको पीना पड़ता है। ठीक है, और देखते इसमें क्या है। फाइनली क्या बन जाता है, काइम। काइम क्या है, हमने बोलस पढ़ा था ब्यूकल कैविटी में, क्या बन गया था, सेमी सॉलिड फॉर्म ऑफ फूड। फाइनली बोलस बनता था, बोलस बन के आ जाता था फूड पाइप में। अब यहाँ बनेगा क्या, कुछ रफ हो गया क्या, ठीक है, यहाँ बनेगा क्या, काइम। काइम क्या होता है, सेमी लिक्विड फॉर्म ऑफ फूड। तोड़ मरोड़ के हमने जो लास्ट में बनाया वो हो जाता है काइम। काइम को बोलते हैं हम क्या, सेमी लिक्विड फॉर्म ऑफ फूड। ये हो गया हमारा केमिकल डाइजेशन कहाँ पर होता है, स्टमक में। अब ये काइम क्या करेगा, काइम एंटर करेगा अपने अगले पार्ट में, जिसका नाम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल, यहाँ पर भी एक दरवाजा, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में भी एक दरवाजा लगा होता है। इस दरवाजे का नाम है क्या, पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर, क्योंकि मैंने पहले बताया है स्टमक के लास्ट वाले पार्ट का नाम है पाइलोरिक, इस वजह से इस दरवाजे का नाम होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। आप स्फिंक्टर याद रखो बेटा, मैंने थोड़ा सा एडिशनल चीज़ें भी ले रखी हैं, है ना। जो बच्चे क्या है थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेते हैं, ज़्यादा पढ़ते रहते हैं इधर उधर, तो आप जिनको जिनको समझ में आ रहा है आप एडिशनल पढ़ लो, बाकी जिनको जिनको नहीं समझ आप बेसिक कर लो। जैसे मैं स्फिंक्टर के, मैंने पाइलोरिक स्फिंक्टर बोला, आप मत पढ़ो, आप स्फिंक्टर याद रखो। एक गेट यहाँ प्रेजेंट है उसका नाम स्फिंक्टर है, एक गेट यहाँ प्रेजेंट है उसका भी नाम स्फिंक्टर है। ठीक है, तो अपना खाना कहाँ एंटर कर गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, जिसका नाम क्या होता है, डियोडेनम। चलो इसकी बात अभी हम करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात आराम से कर लेंगे, इतना अभी एक बार वापस से सुन लो। तो देखो हमारे स्टमक में कौन कौन सी एंजाइम पाई जाती है, एक तो पेप्सिन हो गई और दूसरी कौन सी, लाइपेज हो गई थोड़ी सी। एक और एंजाइम है जिसका नाम है रेनिन एंजाइम, जो कि हमारे स्टमक में नहीं, बच्चों इन्फेंट्स के स्टमक में पाई जाती है। किसके, इन्फेंट्स के स्टमक में पाई जाती है। वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा ना, बच्चों को दूध पीते हैं और तुरंत जैसे वॉमिट हो गया तो वो कर्ड बन जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ रेनिन। और रेनिन एंजाइम हमारे गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होती है, हमारे में पेप्सिन और लाइपेज। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ती है, लाइपेज किसको, फैट को एमल्सिफाई, फैट को तोड़ती है। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं किसकी, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन की, इसको एक बार आप देख लो। अच्छा हाँ, मुझे एक बात बोलनी थी कि बेटा एक बार तो लेक्चर आप ऐसे देख लेना, उसके बाद कोशिश करना जो मेरे नोट्स होंगे ना, उन नोट्स को या तो प्रिंट निकलवा लेना या तो उसको लिख लेना। आप जब मेरे नोट्स लेक्चर देखने के बाद जब मेरे नोट्स पढ़ोगे ना तो आपको वैसे मज़ा आ जाएगा। ठीक, दोबारा से मेरे नोट्स एक बार सामने रख के इसकी स्पीड को बढ़ा करके जिसमें आप कंफर्टेबल हो, दोबारा से एक बार लेक्चर देखना, नोट्स को सामने रख के, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल, मतलब मस्त अच्छे तरीके से। अब देखो इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें, हर चीज़ को लिखना पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ हर चीज़ को। सब कुछ आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। एक बार नोट्स रख करके वीडियो दोबारा से देख लेना स्पीड बढ़ा के, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो इसमें छोड़ दूंगी मैं, जो कुछ रह जाएगा, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ही कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब आप ये मेरा लेक्चर देखने के बाद, मेरे नोट्स पढ़ने के बाद एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, मेरे नोट्स पढ़ लेना, इसके अलावा आपको कुछ भी एडिशनल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई रेफरेंस वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतना बहुत है, मोर देन एनफ। ठीक, तो चलो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ लेते हैं।
तो बात करते हैं किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो कैनाल थी उसका सबसे लंबा एंड लॉन्गेस्ट पोर्शन है, 5 to 6 मीटर लंबी होती है। तो फिर इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों है? क्योंकि बेटा इसका डायमीटर छोटा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पतली पतली होती है, इसका डायमीटर क्या होता है, छोटा होता है, जिसकी वजह से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर, लंबाई उसकी कम होती है, बट इसका जो लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर होता है कंपेरेटिवली लार्ज होता है, इसलिए उसका नाम होता है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, ये हमारा कोई मेन इशू नहीं पढ़ने का, इसको नहीं। देखो इसके 3 टाइप होते हैं। एक तो होता है सबसे पहला यू शेप, ये जो आपको ये शेप दिख रहा है ना, ये वाला शेप, ये शेप जो है ये, इसको बोलते हैं डियोडेनम। इसको बोलते हैं यू शेप्ड स्ट्रक्चर को बोलते हैं डियोडेनम। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन इसको बोलते हैं जेजुनम। मिडिल क्वाइल्ड पोर्शन इज कॉल्ड जेजुनम, और हाईली क्वाइल्ड पोर्शन को बोलते हैं आइलियम। डियोडेनम, जेजुनम, आइलियम, ये 3 पार्ट्स होते हैं किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के। अभी आगे बताएंगे जो मेन अब्जॉर्प्शन का काम होगा वो यहीं हाईली ये जेजुनम, आइलियम, जेजुनम यहीं पर होता है सब कुछ, डाइजेशन भी यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक, तो चलो अब बात कर लेते हैं इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की, कौन कौन सी सिक्रेशंस हैं यहाँ पर, क्या क्या चीज़ें आती हैं। 3 चीज़ों की सिक्रेशन आती है। एक तो बाइल जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 चीज़ों की सिक्रेशन आती है। एक तो लीवर से लीवर सिक्रेट करता है क्या, बाइल जूस। दूसरा पैनक्रिएटिक जूस, और तीसरा स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। 3 टाइप के जूस सिक्रेट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक तो बाइल जूस हो गया, जो कि कहाँ से आता है, लीवर से आता है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, जो कि हमको पहले बता चुके हैं आपको। लीवर बाइल को सिक्रीट करता है, गॉल ब्लैडर उस बाइल को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, इसलिए गॉल ब्लैडर को बोलते हैं पित्त की थैली। मतलब लीवर को पित्त बोलते हैं, और पित्त की थैली होती है क्या, गॉल ब्लैडर। सुना होगा ना, पित्त की थैली में पथरी हो गई है तो क्या कहते हैं कि ऑपरेशन किया गया, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं गॉल ब्लैडर ही निकलवा देते हैं, उससे कोई मरता नहीं है, निकलवा दिया जाता है। और तभी बोलते हैं कि आप ज़्यादा तला भुना मत खाओ, वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो लीवर क्या सिक्रेट करता है, बाइल जूस सिक्रेट करता है, बट बाइल के पास कोई इंजाइम नहीं होता है, बाइल हैव नो इंजाइम। तो बाइल क्या काम करता है, बाइल का फंक्शन होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट को ब्रेक डाउन करना। कदम मैम आपने पहले कहा था फैट को तो लाइपेज ब्रेक डाउन करता है। बाइल लाइपेज को एक्टिवेट कर देता है। अभी इसको रफ करने के बाद ये जो रिएक्शंस बोल रही हूँ ना, इनके लिए घबराओ मत, इसको इरेज कर देंगे। देखो अभी इसको हटा नहीं रहे, क्योंकि हमको समझाना है, खाना यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। इसको हटाने के बाद मैं आपको सारे रिएक्शंस लिख के बता दूंगी कौन कैसे क्या करेगा। बाइल का काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल जो है लाइपेज को एक्टिवेट कर देगा, और लाइपेज फर्दर फैट को तोड़ देगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, जो कि एंड प्रोडक्ट होते हैं किसके, डाइजेशन के। सारे काम स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसके बाद फर्दर लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ अब्जॉर्प्शन। चीज़ों को, थिंग्स को, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने का प्रिंसिपल ऑर्गन भी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। पूछो क्यों, क्योंकि स्मॉल, अभी बताएंगे, इसको आगे बताएंगे। अभी हम जूसेस की बात कर लेते हैं। पहला जूस बाइल जूस किसने सिक्रेट किया, लीवर ने। क्या सिक्रेट किया, बाइल जूस। बाइल के पास कोई एंजाइम नहीं, उसका काम है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जो कि मैंने पूरा बता दिया कौन क्या कैसे करेगा। दूसरे जूस की बात कर लेते हैं, पैनक्रिएटिक जूस की। कौन है, पैनक्रिएटिक जूस। अब पैनक्रिएटिक जूस के पास एंजाइम्स हैं, कई टाइप के एंजाइम्स हैं, जैसे एक ट्रिप्सिन हो गई। फर्दर ये ट्रिप्सिन एंजाइम किसके लिए, प्रोटीन के लिए। वहाँ पर कौन सी, पेप्सिन एंजाइम थी स्टमक में पेप्सिन एंजाइम थी। और यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन नाम की एंजाइम है, जो प्रोटीन को फर्दर तोड़ेगी। पेप्सिन ने प्रोटीन को प्रोटियोज बनाया था स्टमक में। अब उस प्रोटियोज वगैरह के जो बने थे, उनको फर्दर तोड़ करके फाइनल अमाइनो एसिड बनाने का काम करेगी ट्रिप्सिन, विच इज सिक्रेटेड बाय द पैनक्रिएटिक जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 प्रकार के जूस होते हैं, बाइल जूस, पैनक्रिएटिक जूस एंड इंटेस्टाइन का जूस, जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। उसका एक दूसरा नाम भी होता है शकस इंटेरिकस। बिल्कुल याद मत रखना, सिंपली इतना याद रखो, इंटेस्टाइन का जूस। समझ में आई बात। तो एक ट्रिप्सिन प्रेजेंट होती है, दूसरी लाइपेज भी होती है।
लाइपेज होती है फैट को तोड़ने के लिए, और पैनक्रिएटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए। कहा तो मैम कार्बोहाइड्रेट तो ब्यूकल कैविटी में टूट चुका था, लेकिन क्या बोला था मैंने, स्टार्च टूटा था, माल्टोज बना था। स्टार्च पॉलीसैकेराइड था, माल्टोज डाइसैकेराइड था। मैंने कहा था कहानी माल्टोज तक ही खत्म नहीं होती, हमें माल्टोज को तोड़ के ग्लूकोज बनाना है ना, हमें माल्टोज को तोड़ करके क्या बनाना है, ग्लूकोज बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पर भी पैनक्रिएटिक अमाइलेज, और मैंने बताया है कि जहाँ कहीं भी अमाइलेज हो समझ जाना कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए वो एंजाइम है। ठीक। ट्रिप्सिन इज फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन में, ट्रिप्सिन प्रोटीन तोड़ने के लिए, लाइपेज फैट को तोड़ने के लिए, कार्बोहाइड्रेट किसको तोड़ने के लिए है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए अमाइलेज है। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब बात कर लेते हैं बची कुची चीज़ों को। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस है, इंटेस्टाइनल जूस, इसमें भी वेरियस टाइप की एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं जो कि किसमें हेल्प करती हैं, फर्दर चीज़ों को छोटा छोटा बनाने में, मतलब डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट्स को बनाने में। चलो अब हम यहीं से बात शुरू कर देते हैं, बता देते हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में। इन चीज़ों को तोड़ मरोड़ के रिएक्शंस लिख के मैं इसके बाद बताऊंगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट्स यानी कि जैसे कि ग्लूकोज हो गया, है ना, अमाइनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, ये सब क्या है, एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, जो कि हम तोड़ के बना लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के हम ग्लूकोज बनाएंगे, प्रोटीन टूट के बनेगी अमाइनो एसिड, और क्या, फैट टूट के बनेगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ये जो है एंड प्रोडक्ट है डाइजेशन के, ये क्या हो जाएंगे, अब्जॉर्ब हो जाएंगे। प्रिंसिपल स्मॉल इंटेस्टाइन इज ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ थिंग्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, विलाई, विलाई, जैसे ये है अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हो गई, तो यहाँ पर ऐसे 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 करके स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं। न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं ताकि अच्छे से चीज़ों को हम अब्जॉर्ब कर सकें। समझ में आई बात, ताकि अच्छे से हम चीज़ों को क्या कर सकें, अब्जॉर्ब कर सकें। विलाई प्रेजेंट होती है, विलाई ब्लड वेसल्स से भरी हुई होती है, ब्लड वेसल्स में जब सारी चीज़ें चली जाती हैं उससे बॉडी के हर सेल हर टिश्यू तक चली जाती हैं। ये हो गया अपना अब्जॉर्प्शन। और उसके बाद क्या होगा, एसिमिलेशन होगा, यूटिलाइज होकर के, मैंने पहले ही बताया, चीज़ें जब अब्जॉर्ब होकर के चली जाएंगी बॉडी की हर सेल तक तो उनका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन होगा, नए सेल्स बनेंगे, हमको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। दोबारा से सुन लेना, आज तो बहुत थक गई हूँ, लेक्चर काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। बेटा रात के 2 बज रहे हैं, बहुत नींद आ रही है मुझे। चलो जल्दी से इसको ख़त्म कर लेते हैं। अब देखो सारी की सारी चीज़ें अब्जॉर्ब नहीं हो जाएंगी, सारी की सारी चीज़ें यूटिलाइज नहीं हो जाएंगी, तो जो अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब सब्सटेंसेस हैं वो कहाँ चले गए, आ जाएंगे अपने लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ से कहाँ आ गए, लार्ज इंटेस्टाइन में। मैंने पहले बताया डाइजेशन पूरी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होगी। यहाँ पे क्या होता है, बस थोड़ा सा वाटर हो गया, कुछ ड्रग्स हो गए, कुछ मिनरल्स हो गए, वो क्या होते हैं, अब्जॉर्ब होते हैं बस। डाइजेशन की कोई एक्टिविटी लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होगी। ठीक है, जितनी अनअब्जॉर्ब सब्सटेंसेस थी, जितना वेस्ट मटेरियल था, वो आ जाता है कहाँ पे, अपने लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। शीकम मेम्ब्रेन पर, लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं शीकम, और ये क्या है, कोलोन, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलोन। आप कोलोन याद रखो, 3 पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन के, शीकम, कोलोन एंड रेक्टम। और इस वाले पोर्शन को यहाँ इसका नाम मैंने लिख दिया है, ये रहा शीकम, ये रहा कोलोन पूरा, है ना, और ये हो गया अपना रेक्टम, और ये हो गया एनस। सीकम से इंटर करके फीकल मैटर कहाँ चला जाता है, रेक्टम में आ जाता है, और रेक्टम में तब तक स्टोर रहता है जब तक कि सिग्नल्स नहीं मिलते, वॉलंटरी सिग्नल्स नहीं मिलते। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, एनल ओपनिंग के थ्रू क्या होता है, ईगेशन होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स का। कैसी प्रोसेस है, ये क्या बोला मैंने, इगेशन हो जाता है, वॉलेंट्री है, वॉलेंट्री बोलना था मुझे, बता अपने बस में है, ऐसा थोड़ी नहीं कि यार मतलब एकदम से कोई इमरजेंसी हो गई तो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कर लेते कंट्रोल। वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर भी क्या होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहाँ पर हुआ था, ईसोफेगस में हुआ था, फूड पाइप में भी हुआ था यही चीज़, और वही मूवमेंट यहाँ एनल, ये जब इगेशन होता है तो यहाँ पर भी पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। समझ में आई बात, आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छे से समझाया है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा मेरे को नींद भी आ रही है ऐसा लग रहा होगा, बट स्टिल मैंने अच्छे से इसको बता दिया है, समझा दिया है। आप एक बार वापस से पढ़ लेना, दोबारा मैंने बोला ना, नोट्स सामने रखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा।
ठीक है, चलो मैं वो रिएक्शंस लिख के दिखा देती हूँ, इसके बाद हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। देखो जल्दी से, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले क्या हुआ था, ब्यूकल कैविटी में क्या हुआ था, स्टार्च 30% स्टार्च कन्वर्ट हो गई थी, माल्टोज बन गई थी। स्टार्च पॉलीसेकेराइड था, माल्टोज क्या है, डाइसेकेराइड। उसके बाद ये इतना काम कहाँ पर हुआ था, ब्यूकल कैविटी में हुआ था, ब्यूकल कैविटी में। उसके बाद ये माल्टोज माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में बन गई क्या, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज माल्टोज जब टूटता है तो भाई माल्टोज क्या है, डाइसेकेराइड, मतलब उसके पास 2 सुगर्स हैं, 2 ग्लूकोज प्रेजेंट है उसके, तभी तो उसका तभी वो डाइसेकेराइड है। तो माल्टोज टूटेगा माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में और बना देगा क्या, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड। मतलब कि हमारा एंड प्रोडक्ट डाइजेशन का क्या है, ग्लूकोज का, जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा। तो अल्टीमेटली वो सब जिसको ना याद रहे, आप इतना जरूर याद रखना ये वाली चीज, कार्बोहाइड्रेट टूट के क्या बनेगा, ग्लूकोज। इतना तो आपको याद रखना है। प्रोटीन का बाद में देखेंगे, फैट को देख लेते हैं। फैट लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में बन जाएगा क्या, डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स, डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स। लाइपेज को एक्टिवेट कौन करता है, बाइल। लाइपेज को एक्टिवेट कौन करता है, बाइल। लाइपेज की प्रेजेंस में बन जाएगा डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स, और उसके बाद फर्दर लाइपेजेस की प्रेजेंस में बन जाएगा फैटी एसिड प्लस ग्लाइसेरॉल। हमें अल्टीमेटली फैट से ये चीजें बनानी थी, ठीक है। ये सब मत नहीं याद हो पाता, इसको मत याद रखना, बस समझाने के लिए बता दिया ताकि बेटा आपको एक एक स्टेप क्लियर हो जाए कि कौन सी चीज कैसे टूटी है। ठीक, ये टूट करके डायरेक्ट ये नहीं बनता, पहले बीच में ये इंटरमीडिएट बनता है, इसको मत याद रखना। इतना याद रखना, फैट टूट करके फाइनल क्या बनेगा, फैटी एसिड प्लस ग्लाइसेरॉल। ये भी क्या है, एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। नोट्स में लिखा होगा एंड प्रोडक्ट किसका है, डाइजेशन का। समझ आई बात, इतना समझे, इतना जरूर याद रखना। फैट टूट के क्या बनेगा, फैटी एसिड प्लस ग्लाइसेरॉल, किसकी प्रेजेंस में, लाइपेज की प्रेजेंस में। चलो प्रोटीन को भी देख लेते जल्दी से। चलो भाई जल्दी से इसको देख लो, बहुत तेज नींद आ रही है सच में। प्रोटीन पेप्सिन की प्रेजेंट में बन गया क्या, प्रोटियोज और पेप्टोन्स। ये इतना काम कहाँ पे होता है, ये इतना काम कहाँ होता है, स्टमक में होता है। इतना काम कहाँ पे होता है, स्टमक में होता है। उसकी बात देन आफ्टर प्रोटियोज और पेप्टोन्स ट्रिप्सिन की प्रेजेंट में, ये एंजाइम हमको कहाँ मिलती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ट्रिप्सिन की प्रेजेंट में क्या बन जाती है, डाइपेप्टाइड, और डाइपेप्टाइडेजेस की प्रेजेंस में बन जाते हैं क्या, फाइनली अमाइनो एसिड। ये इतना काम कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बस इतना याद रखना। प्रोटीन फाइनली टूट के क्या बनेगा, अमाइनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट फाइनली टूट के बनेगा ग्लूकोज। फैट बनेगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। प्रोटीन बनेगी टूट के क्या, अमाइनो एसिड। ये सब क्या है, एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। इसके आगे की कहानी हम आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो बच्चों कोशिश ये रहेगी कि नेक्स्ट डे आपका जल्दी से रेस्पिरेशन वाला लेक्चर भी आ जाएगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई है, ओके। पढ़ाई करते रहो, मैं सो जाती हूँ फटाफट से। बाय बाय, गुड नाइट, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। बाय बाय।